नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये मेरी ला की दूसरी क्लास है। आज आपका डेट कौन सी है? 6 मई है ना। 6 मई है आज, 6 मई 2022। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता। और अभी तक हमने आपको भारतीय दंड संहिता के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी थी कि इसमें कितनी धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 511 हैं। अध्याय कितने हैं? 23 है। गवर्नर जनरल की अनुमति कब मिली? 6 अक्टूबर 1860 को। और ये लागू कब हुई आपकी? 1 जनवरी 1862 को। माने कि आईपीसी के जो हैप्पी बर्थडे जो है 1 तारीख को मनाते हैं ना हम, 2 साल बाद बनाया हमने। आईपीसी का 2 साल बाद हमने क्या बनाया? हैप्पी न्यू ईयर मनाया। तो 1 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर होता है, 1 जनवरी। तो जनवरी याद रखिएगा। और 2 साल मतलब 60 + 2 62। और हमने सेक्शन बताए थे आपको कहाँ तक, 1 से लेकर के 5 तक, है ना। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 2। और अध्याय 2 में आपके सेक्शन कहाँ से कहाँ तक हैं, ऐसा पूछा गया एग्जाम में। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं कि अध्याय 2 में जो है वो कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है। तो हमको इस दृष्टि से भी तैयार रहना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, कुछ भी तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक है? धारा 6 से लेकर के धारा 53 का तक है ना। अब हम बात करते हैं धारा 6 की। तो धारा 6 में एक समान सिद्धांत बताया गया है कि जो भी हमारे आईपीसी में समान अपवाद हैं वो हर अपराध में लागू होंगे। माने अभियुक्त को हर अपराध में उनका लाभ मिलेगा। यही हमारे कहाँ बताया गया है? सेक्शन 6 में। और जो हमारे अध्याय 4 में समान अपवाद बताए गए हैं, कहाँ से कहाँ तक? धारा 76 से लेकर के 106 तक बताए गए हैं। तो इनको हम जो साधारण अपवाद के नाम से जानते हैं, तो ये जो है वो अभियुक्त को बचाव में उपलब्ध होते हैं। तो धारा 6 में यही कहा गया है कि संहिता में की गई परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझाना। तो संहिता में दी गई है ना, संहिता में दी गई परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझाना। जैसे कोई भी अपराध, चोरी अपराध है ना, यदि 7 वर्ष से कम आयु का बालक चोरी करता है तो वो दंडित नहीं होगा क्योंकि उसको जनरल अपवाद का लाभ मिलेगा। लेकिन चोरी में कहीं ऐसा अलग से लिखा तो नहीं है। तो इसी समस्या के निवारण के लिए क्या किया गया कि धारा 6 में ये एक बार लिख दिया गया कि इस संहिता के अधीन जो भी अपराध हैं सभी अपराधों में बचाव के रूप में जो है वो समान अपवाद जो है वो अभियुक्त को अवेलेबल होंगे। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं हम। अध्याय 4, हाँ ये हो गया आपका सेक्शन 8। तो इसमें बताया गया है आपको लिंग, है ना। तो लिंग में कहा गया है कि ज़्यादातर हमारे जो आईपीसी है उसमें पुल्लिंग शब्द का उपयोग किया गया है ना। पुरुष के लिए से जाता है, चोरी करता है, लूट करता है, डकैती करता है, करती है कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो वही बताया गया है इसमें कि जहाँ पे भी संहिता में पुल्लिंग शब्द यूज हुआ है तो उसका ये अर्थ भी माना जाएगा कि वो स्त्रीलिंग भी है। जहाँ भी पुल्लिंग शब्द का, ये यही है कि दूसरा लिंग, हाँ लिंग, जहाँ भी पुल्लिंग शब्द में जो है वो, हाँ भूल गया लिंग है ना, लिंग, पुल्लिंग में नर और नारी दोनों आते हैं। ये धारा 8 में क्या बताया गया? लिंग की परिभाषा दी गई है ना। इसमें कहा गया कि पुल्लिंग में नर और नारी दोनों आते हैं। जैसे कि पुल्लिंग शब्द केवल किसके लिए यूज करते हैं? हम पुरुष के लिए यूज करते हैं। लेकिन आईपीसी में कहीं पुल्लिंग शब्द यूज हुआ है तो वो नारी अगर है उसमें अपराध से जुड़ी हुई है तो वो नारी के संबंध में भी माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 में क्या बताया गया है? वचन। तो वचन के बारे में क्या कहा गया है? कहा गया है कि प्रतिकूल प्रतीत ना होने पर एक वचन को बहुवचन और बहुवचन को एक वचन भी समझा जा सकता है। जैसे चोरी लिखा, चोरी करता है, चोरी करते हैं नहीं लिखा हुआ है। तो यदि 4 व्यक्तियों ने चोरी की है तो वो ये बचाव नहीं ले सकते कि भाई साहब ये तो एक व्यक्ति के लिए लिखा है चोरी करता है, ये कईयों के लिए करते शब्द नहीं हुआ। तो करता क्या है? एक वचन है, और करते क्या है? बहुवचन है। तो यहाँ पे अगर 4 व्यक्तियों ने चोरी की है, 4 व्यक्ति चोरी अपराध किया है तो वहाँ पे बचन, एक वचन आ रहा, लेकिन उसको उन संबंध में क्या समझ जाएगा? बहुवचन समझ लिया जाएगा, करते हैं हो जाएगा वो, है ना। और किस धारा में है आपकी ये? 9। इसको कैसे याद रखेंगे? वचन
बचन, लास्ट में क्या आ रहा आपका ना आ रहा है, तो ना से आप क्या बना सकते हैं नौ। तो इस तरह से आप सेक्शन याद रख सकते हैं, बचन, लास्ट में आया ना से क्या बना लिया नौ। चलिए हम आगे चलते हैं कि धारा सेक्शन आपकी 10 है ना, पुरुष और स्त्री। तो पुरुष स्त्री का मतलब है किसी भी आयु का पुरुष या किसी भी आयु की स्त्री। समानता हम लोग नहीं कहते, समानता जैसे कोई छोटी बच्ची है तो उसको हम स्त्री नहीं बोलते हैं, लेकिन संहिता में जहाँ शब्द स्त्री शब्द का यूज हुआ है या पुरुष शब्द का यूज हुआ है उसका मतलब क्या माना जाएगा, किसी भी आयु का स्त्री या पुरुष। माने कोई आयु डिसाइड नहीं की गई कि इस आयु के बाद कोई स्त्री कहलाएगा या इस आयु के बाद कोई व्यक्ति पुरुष कहलाएगा। तो इस तरह कोई डिवाइड हमारे आईपीसी में नहीं किया गया है। तो इससे क्वेश्चन बनता है आपका कि पुरुष का क्या मतलब है, 18 वर्ष से अधिक का हो, 16 वर्ष से अधिक का हो, 15 वर्ष से अधिक का हो या किसी भी आयु का हो। तो क्या होगा हमारा आंसर, किसी भी आयु का हो वो पुरुष कहलाएगा। और किसी भी आयु की अगर बच्ची है, लड़का है, बूढ़ी औरत है, वो सब काहे में आएंगे, स्त्री में आएंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 में शब्द बताया गया कि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत क्या आते हैं। तो ये धारा थोड़ा सा कानूनी धारा है। समानते हम क्या समझते हैं कि व्यक्ति शब्द में हम ही लोग आते हैं, जो प्राकृतिक व्यक्ति हैं वो व्यक्ति आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं है। यहाँ पे विधिक व्यक्ति भी जो है वो व्यक्ति शब्द में आते हैं। जैसे कौन कौन आता है आपका, कंपनी, संगम माने व्यक्तियों का समूह या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वो निगमित हो या ना हो, माने उसका निगमित होना आवश्यक नहीं है। तो क्वेश्चन से बन सकता है, एक तो क्वेश्चन सेक्शन पूछा जा सकता है आपका कि किस सेक्शन में व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। तो व्यक्ति, अगर हम व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति और मिल जाए तो दो नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएंगे, हमारे पास इतनी पावर आ जाएगी, हम 11 हो जाएंगे। तो एक और एक व्यक्ति मिलकर के 11 भी हो सकते हैं। तो इससे अपन याद रख लें कि व्यक्ति शब्द किस धारा में है, 11 में है। और व्यक्ति में केवल प्राकृतिक व्यक्ति ही नहीं आते हैं, बल्कि कंपनी भी आती है, संगम भी आता है और व्यक्तियों का निकाय भी आता है, चाहे वो निगमित हो या ना हो। चलिए आगे चलते हैं, बहुत अच्छी बात। अगला सेक्शन हमारा है आपका 14। इसमें दिया गया है सरकार का सेवक। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि इस सेक्शन को हम टिक से कैसे याद रख सकते हैं। तो सरकार का सेवक मतलब सरकार का चाकर, चाकरी करने वाला बोलते ना, ये हम सरकार की चाकरी करते हैं। लोकल शब्द है लेकिन सब अब काफ़ी आम है, सब लोग समझ रहे होंगे। तो सरकार की चाकरी करने वाला, सरकारी क्या करने वाला, चाकरी। तो चाकरी से क्या बन जाएगा आपका 14 बना लीजिए। चाकरी से कैसे याद रख सकते हैं, 14 याद रख सकते हैं। तो इस तरह सेक्शन 14 में जो है वो सरकार का सेवक बताया गया। अब सरकार का सेवक कौन कहलाएगा, तो सरकार के द्वारा नियुक्त या नियोजित ऑफिसर या सेवक सरकार का सेवक है। माने जैसे सरकार द्वारा, वो हमने बताया था कि सरकार जो है, मैं अगर कहीं पर सरकार शब्द लिखा हुआ है तो उसमें केंद्र सरकार भी आती है और राज्य सरकार भी आती है। तो यदि कोई केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने किसी व्यक्ति को, है ना, ऑफिसर या सेवक के रूप में नियुक्त किया है या नियोजित किया है, तो वो सरकार का सेवक कहलाएगा। चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। सेक्शन हमारा 17 है ना, इससे आपका सरकार बताया गया है। तो जहाँ पे भी आईपीसी में केवल सरकार शब्द यूज किया गया है तो उसका क्या मतलब होगा कि दोनों आते हैं उसमें, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। जैसे कोई पावर सरकार को दी गई है तो क्या मानेंगे हम कि ऐसी पावर जो है वो केंद्र सरकार को भी दी गई है और राज्य सरकार को भी दी गई है, ठीक है। और इसको याद कैसे रखेंगे, सरकार किस अनुच्छेद में, धारा में है, तो 7 से सरकार, 7 से 17, 7 से सरकार, 7 से 17 याद हो जाएगा इस तरह। इस तरह की टिक आप लोग भी बनाइए, घबराइए नहीं, बहुत ज़्यादा धाराएँ नहीं हैं, कुछ धाराएँ हम दिमाग में रखेंगे। बल्कि हमारा तो उद्देश्य ये है कि ला जो है वो खेल खेल में पढ़ाया जाए, आपको बिल्कुल मानसिक रूप से आप परेशान ना हो, मानसिक रूप से बोझ न दिया जाए, और एक सिंपल ढंग से जो है वो आपके अंदर जो इम्पोर्टेंट धाराएँ हैं वो आपसे आने लगें और कभी भूलें भी ना। फिर हम बात करते हैं आपकी सेक्शन 18 की। इसमें क्या बताया गया है, भारत शब्द के अंदर क्या आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगस्त 2019 के पहले जो सेक्शन था ये 18, तो उसमें भारत शब्द के अंतर्गत
जो उल्लेखित किया गया था कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारतीय क्षेत्र भारत कहलाता है। लेकिन जो हमारा अनुच्छेद 370 है, जो हमारे संविधान का है, तो उसको हटा दिया गया है, 2019 में ही उसको हटा दिया गया है। तो अब 18 में भारत का मतलब होगा कंप्लीट भारत, उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल होगा, उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल होगा। तो अगस्त 2019 से स्थिति परिवर्तित हुई है। अब कहीं अगर एग्ज़ाम में आपका आता है कि भारत का मतलब क्या है, तो भारत का मतलब है पूरा भारत, है ना, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके भारत नहीं, बल्कि पूरा भारत। और कहाँ पर किस सेक्शन में है ये? 18 में है। किस सेक्शन में है? 18 में है। फिर अगला हम देखते हैं सेक्शन 19। इसमें न्यायाधीश के बारे में बताया गया है कि किसको हम न्यायाधीश बोलेंगे। तो पहली बात तो हम बता दें कि ये सेक्शन कैसे दिमाग में रखेंगे आप। तो न्यायाधीश 19, न्यायाधीश 19, तो आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो इसमें ना शब्द जो है वो उभार ले रहा है। न्यायाधीश, न्यायाधीश 19, है ना। तो इस तरह से आप न्यायाधीश किस सेक्शन में है? 19 में है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि कौन से व्यक्ति न्यायाधीश कहलाएंगे। तो एक तो जो व्यक्ति न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश के नाम से उनका पद का ही नाम न्यायाधीश है, तो वो तो न्यायाधीश हैं ही, क्योंकि वो न्यायिक कार्य कर ही नहीं है, इसलिए उनको बताया गया है। लेकिन कुछ अन्य व्यक्ति भी न्यायाधीश की परिभाषा में आ सकते हैं, बशर्ते ये शर्त पूरी करें। जैसे कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय जिसे निर्णय देने के लिए विधि द्वारा जो है वो पावर दी गई है, उसको विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। ऐसा निर्णय सिविल भी हो सकता है या आपराधिक या क्रिमिनल भी हो सकता है। ऐसा निर्णय अपीली भी हो सकता है और गैर अपीली भी हो सकता है, माने उसकी अपील हो भी सकती है और अपील नहीं भी हो सकती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बशर्ते उसको निर्णय देने की पावर हो। तो एक तो न्यायाधीश न्यायाधीश है ही, दूसरा ऐसे व्यक्ति भी जिनको निर्णय देने की पावर है, वो क्या कहलाते हैं? न्यायाधीश कहलाते हैं। और किस सेक्शन में है? न्यायाधीश 19 में, है ना, न्यायाधीश 19। चलिए हम चलते हैं अगला। तो अगला हमारा जो है वो सेक्शन 20। इसमें क्या बताया गया है आपको? न्यायालय के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि न्यायालय में क्या सब आता है। तो सामान्यतः न्यायालय हम जो जैसे जाते हैं, हम वकालत करने जाते हैं या कभी न्यायालय घूमने जाते हैं, तो अलग अलग जो चैम्बर बने होते हैं उसमें न्यायाधीश बैठा होता है, जनरली हम उसी को न्यायालय मानते हैं। लेकिन यहाँ पे न्यायालय का थोड़ा सा व्यापक लिया गया है ना। तो क्या कहा गया, चलिए देख लेते हैं कि व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, है ना, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त किया गया हो, जिसे विधि द्वारा जो है वो न्यायिक कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है। तो ऐसा व्यक्ति या निकाय कब न्यायालय कहलाएगा? जब वो इस तरह का न्यायिक कार्य कर रहा हो। हमेशा न्यायालय नहीं कहलाएगा वो। तो शर्त क्या है? पहली स्थिति क्या है कि उसको न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त किया गया हो, मानो उसको न्यायिक कार्य करने की पावर दी गई हो। ऐसा कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है या व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या है, वो कब न्यायालय कहलाएगा? जब वो न्यायिक कार्य कर रहा हो। तो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसे न्यायिक कार्य करने की पावर दी गई है, और जब वह न्यायिक कार्य कर रहा है तो उस समय में क्या कहलाएगा? वो न्यायालय कहलाएगा। और इसको याद कैसे रखें? तो न्यायाधीश है, न्यायाधीश कहाँ बैठता है? न्यायालय में बैठता है। न्यायाधीश कहाँ बैठता है? न्यायालय में बैठता है। तो हम इस्तेमाल लें कि 19 में न्यायाधीश है और न्यायाधीश कहाँ बैठता है? न्यायालय में बैठता है। तो उसकी अगली धारा कौन सी है आपकी? 20 है। तो इस तरह हम 20 याद रख सकते हैं कि न्यायालय की परिभाषा किस धारा में दी गई है, किस सेक्शन में दी गई है? 20 में दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। ये सेक्शन 21 लोक सेवक। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, बच्चे इस धारा को देख के घबराते हैं। इसमें 12 खंड दिए गए हैं और उन खंड में ये स्पष्ट किया गया है कि कौन कौन से आपके लोक सेवक हैं। तो इससे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? तो इससे क्वेश्चन मुख्य रूप से 3 तरह के मिलते हैं। एक तो आपका ये पूछता है कि लोक सेवक जो है वो किस सेक्शन में है। तो लोक सेवक जो है वो
आपकी किस में है, 21 में है, याद रहेगा, जनरली याद रहता है। 21 ऐसा फिगर है। 21 ऐसे हमारा संविधान का अनुच्छेद 21 एक महत्वपूर्ण मूल अधिकार देता है ना। उसको जादुई की छड़ी भी कहा गया है कि अनुच्छेद 21 जो है वो इतना विस्तृत है, एक जादू की छड़ी है कि बहुत सारे संकट लोगों के हर लेता है। वो लोगों को बहुत सारे मूल अधिकार आसानी से प्रदान कर देता है। तो उसके माध्यम से हम 21 याद रखें। और 21 में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। एक तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में दी गई है। लिख देगा 11, 12, 13, 14। तो किस में दी गई है, 21, 22, 23, 24 से लिख दिया। तो कहाँ दी गई है, 21 में दी गई है। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका कि कितने वर्ग बताए गए हैं लोक सेवक के, इस धारा में कितने वर्ग बताए गए हैं। तो 12 वर्ग बताए गए हैं। यद्यपि जो इसका पहला नंबर का वर्ग है उसको जो है वो निश्चित कर दिया गया है, लेकिन आंसर आपका जो है 12 ही होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर जो है वो 12 ही माना गया है। अब हम बता दें कि मुख्य रूप से कौन कौन से लोक सेवक हैं। तो ऐसा ही पूछ सकता है कि कौन से लोक सेवक हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा लोक सेवक नहीं है। तो हमको थोड़ा सा इसकी बारीकी समझना होगा। तो जैसे कुछ तो स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसे तीनों सेनाओं का जो है वो ऑफिसर आयुक्त। तो तीनों सेनाएं कौन कौन सी हमारी है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो इन तीनों सेनाओं में जो ऑफिसर आयुक्त नाम का पद है वो क्या है, लोक सेवक है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि न्यायाधीश। तो न्यायाधीश भी लोक सेवक है, चाहे किसी भी कैटेगरी का न्यायाधीश हो, है ना। ये नहीं कि एडीजे हो या आपका सीजे फर्स्ट हो, सीजे सेकंड हो, इस तरह कोई इसमें वर्गीकरण नहीं किया गया है। यदि कोई व्यक्ति न्यायाधीश है तो वो लोक सेवक है। चलिए हम तीसरे चलते हैं कि न्यायालय का हर ऑफिसर, जैसे समापक, ये आपके सीपीसी में बताऊंगा अच्छी डिटेल ढंग से, और रिसीवर, कमिश्नर, ये सभी क्या हैं, लोक सेवक हैं। तो न्यायालय का हर ऑफिसर जैसे समापक, रिसीवर, कमिश्नर, ये क्या हैं, लोक सेवक हैं। फिर अगला देखते हैं हम कि न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला, किसकी सहायता करने वाला, न्यायालय या लोक सेवक की सहायता या हेल्प करने वाला जूरी सदस्य। ये जूरी पहले हुआ करती थी ब्रिटिश काल में, है ना। व्यक्तियों का एक समूह था जो किसी मामले को विनिश्चय करके और रिपोर्ट पेश करती थी। एक प्रकार से न्यायालय का विकल्प भी कह सकते हैं इनको हम, इनकी बातें मानी जाती थी। तो जूरी, फिर लिखा है आपका कर निर्धारक और पंचायत का सदस्य। तो पंचायत का जो सदस्य होते हैं, सदस्य में सरपंच अपने आप आ जाएगा, है ना। सरपंच भी आएंगे और पंच भी आएंगे। भाई जब सदस्य है तो सरपंच भी जो है वो पहले एक सदस्य है, फिर बाद में जो है वो सरपंच है। तो पंचायत का आपका पंच या सरपंच दोनों इसमें आएंगे, ये लोक सेवक हैं आपका। फिर अगला चलते हैं हम, अगला है आपका मध्यस्थ, मतलब मेडिएटर या अन्य व्यक्ति, जिसे न्यायालय द्वारा या सक्षम लोक सेवक द्वारा, वेरी गुड, है ना, जिसे सक्षम लोक सेवक द्वारा मामला विनिश्चय करने के लिए या कोई चीज़ रिपोर्ट करने के लिए सशक्त किया गया है, तो वह क्या होगा, लोक सेवक होगा लोक सेवक ना। फिर हर ऐसा व्यक्ति जिसे किसी प्रतिरोध करने की शक्ति है, माने कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी व्यक्ति को कानूनी ढंग से गिरफ्तार करने की पावर है ना, उसको रोकने की पावर है। प्रतिरोध का मतलब होता है कि चारों दिशाओं में जाने से रोकना, और अवरोध का मतलब होता है कि कोई एक दिशा छोड़ करके अन्य दिशाओं में वो व्यक्ति जा सकता है। माने एक दिशा भर को छोड़ करके, माने एक दिशा में व्यक्ति नहीं जा सकता, उसमें रोक दिया जाता है, अन्य दिशाओं में जा सकता। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्रतिरोध की। प्रतिरोध मतलब कि उसको कहीं भी जाने से, सभी दिशाओं में जाने से उसको रोक दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए सदोष अवरोध ना लिख दे, अगर सदोष अवरोध लिख देगा तो इसके मतलब बदल जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति जिसे जो है वो क्या पावर है, हर व्यक्ति जैसे किसी को प्रतिरोध, है ना, ये याद रखिए प्रतिरोध लिखा है यहाँ पे, अवरोध नहीं लिखा हुआ है ना, प्रतिरोध करने की शक्ति है। फिर सरकार का हर ऑफिसर, अगला है जिसे अपराधों का निवारण, अपराधों की इत्तला देने आदि,
है ना, और भी बातें लिखी हैं, उसको देख सकते हैं आप, आदि करने की उसको शक्ति प्राप्त है। फिर अगला देखते हैं हम कि हर ऑफिसर, ठीक है, हर ऑफिसर जिसे सरकार द्वारा संपत्ति जब्त करने, ग्रहण करने या प्राप्त करने की शक्ति है, वो क्या है, लोक सेवक है। ठीक है, और इसमें कुछ और एक आध दो छूट रहे हैं, तो बोर्ड में हमारी कम जगह थी तो उसको देख लीजिएगा, है ना, बच्चों को हम बता देंगे। और एक क्वेश्चन आपका ये पूछता है कि क्या लोक सेवक होने के लिए ये आवश्यक है कि सरकार द्वारा ही इसको नियुक्त किया गया हो? तो ये आवश्यक नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी लोक सेवक हो सकते हैं जिनको सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है। तो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना जो है वो आवश्यक शर्त लोक सेवक होने के लिए नहीं है। जनरली हम लोक सेवक क्या मानते हैं? जनरली मानते हैं जो कि सरकारी नौकरी में है उनको हम क्या बोलते थे, लोक सेवक हैं। तो ऐसे व्यक्ति समानते अगर आप परिभाषा दें लोक सेवक क्या है, तो ऐसे व्यक्ति जिनका कुछ लोक कर्तव्य है, जो जनता से जुड़े, लोक से जुड़े कोई काम कर रहे हैं, वो क्या है, सभी में लोक सेवक होंगे। फिर कुछ देखें, ऐसे इसमें एक लिखा हुआ है आपका कि नगर निगम आयुक्त लोक सेवक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं करना है। एग्जाम में कहीं अगर पूछता है कि नगर निगम का आयुक्त क्या है, लोक सेवक है या नहीं है, तो हमारा क्या आंसर होगा, लोक सेवक है। क्या होगा आंसर, लोक सेवक है। फिर एक मामले में ये डिसाइड हुआ था कि क्या एमएलए समझ रहे हैं, विधायक, है ना, तो इसका फुल फॉर्म करिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, माने एमएलए क्या लोक सेवक है? तो ये मामला है, महत्वपूर्ण मामला है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपके कि नायक वर्सेज अंतुले, नायक वर्सेज अंतुले के मामले में ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि क्या एमएलए जो है वो लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आता। तो या तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमएलए लोक सेवक है या नहीं है, तो क्या होगा आंसर आपका, एमएलए लोक सेवक है या नहीं है, तो क्या होगा आंसर, नहीं है। लेकिन अब पूछेगा कि एमएलए लोक सेवक नहीं है, ये किस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, तो किस मामले में, नायक वर्सेज अंतले के मामले में, नायक वर्सेज अंतले के मामले में। तो एमएलए जो होता है, इसको अपन शुद्ध भाषा में, चालू भाषा में बोलें तो क्या बोलते हैं, विधायक। तो उसका एक विधानसभा होता है ना, और वो जनता के वोटों से चुनकर आता है, मतलब वो एक प्रकार का नायक होता है। विधायक अपने क्षेत्र का क्या होता है, नायक होता ना, सब उससे उसी की राय से होता है। यहाँ पर कोई समस्या होती है तो हम अपने नायक के पास जाते हैं, तो उससे इस मामले का नाम याद रख लीजिए, नायक याद हो जाएगा ना, और जहाँ नायक लिखा तो अंतुल्य अपने आप आपको मिल जाएगा, याद रहा हो जाएगा। विधायक क्या होता है, अपने क्षेत्र का नायक होता है। तो नायक से हम ये निर्णय भी याद रख लें, नायक वर्सेस अंतले। तो ये मेरी ऑफलाइन ही क्लास है, अभी हाल में ही ये शुरू किया हूँ, तो उसमें मैं बच्चों की ही डिमांड पर, बच्चे बोले कि सर आईपीसी पढ़ाइए, तो आईपीसी पढ़ा रहा हूँ। और सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 21 तक आपका मैंने कंप्लीट किया। अब मैं इसके आगे बढ़ूँगा, तो मेरी तीसरी क्लास होगी। तो ये कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपके हर एक कमेंट जो है वो हमको एक मजबूती प्रदान करता है। और अगर पसंद आए तो लाइक करें, और उन लोगों को जिन लोगों को इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है उनको इसको जो है वो शेयर भी करें। तो मैं आर.के. सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में अगले वीडियो तक विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।